शर्मा और सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में नशे में धुत युवकों ने जमकर बवाल किया है। शराब के नशे में धुत युवकों ने गार्ड रूम में घुसकर सिक्योरिटी गार्डों को न सिर्फ धमकाया है बल्कि उनकी पिटाई भी की है। सिक्योरिटी गार्ड को युवकों ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो उन्हें हंगामा करने से रोक रहे थे। नशेबाज युवकों के हंगामे की पूरी घटना गार्ड रूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीर आप देख लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड को डंडों से पीटा के युवकों ने गार्ड रूम में घुसकर पिटाई की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में युवकों ने हंगामा किया है और ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया है। तो पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू की घटना हम आपको बता रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में युवकों ने हंगामा किया है। तो सिक्योरिटी गार्ड को डंडों से पीटा है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि नशे में धुत ये युवक बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड जिसे डंडों से पीटा गया है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हिमांशु शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, और क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मिल रही है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी में जो घटना हुई है? जी बिल्कुल, ये घटना जो है वो ग्रैंड समृद्धि सोसाइटी की है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, जहाँ पे कल देर रात कुछ युवकों ने शराब के नशे में उत्पात मचाया और उत्पात मचाने के बाद गार्ड से जो है वो बदसलूकी बदतमीजी भी की है, मारपीट की है, लाठी लेकर पहुंचे थे और ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसके बाद सोसाइटी वासियों में रोष था, जिसके बाद शिकायत लेकर सभी थाने में पहुंचे और कड़ी और सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जो युवक थे, करीब 4 से 5 युवक थे, कुछ शराब पीते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, गार्ड रूम में मारपीट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिसके बाद इनकी शिकायत थाने में की गई है और पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है हिमांशु, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में 2 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले। आईएएस विशाल कुमार सीडीओ मिर्जापुर बना दिए गए हैं। श्री लक्ष्मी को एसीईओ बनाया गया है। नोएडा के पद पर उनकी तैनाती कर दी गई है। तो आईएएस विशाल कुमार सीडीओ मिर्जापुर बना दिए गए हैं। ये कुछ जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं, यानी कि ट्रांसफर किया गया है। कल यानी कि 15 दिसंबर से एक्सप्रेस वे पर नई गति सीमा लागू कर दी गई है। नई गति सीमा लागू होने के पहले ही दिन नोएडा ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे और एलिवेटेड रोड पर 468 चालान काटे गए हैं। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए शासन की तरफ से एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। यह आदेश 15 फरवरी तक लागू रहेगा। हिमांशु फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं लगातार। हिमांशु, अब नई स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है 15 फरवरी तक के लिए, क्या कुछ मानक है इसके, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए, आपको बता दें, ठंड की दस्तक के साथ कोहरा देखने को मिलता है, लिहाजा एक्सीडेंट की संभावनाएं रहती है और हर साल देखते हैं कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट की घटनाएं भी होती हैं, खासतौर पे एक्सप्रेस वे, चाहे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे की बात हो या फिर यमुना एक्सप्रेस वे की बात हो। लिहाजा यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ये पहल की गई है और नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत स्पीड लिमिट घटा दी गई है। 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक ये लागू रहेगा और अगर आगे कोहरा देखा जाता है तो उसके लिहाज से ये डेट जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है। आपको बता दें, एक्सप्रेस वे में जो स्पीड लिमिट थी वो 100 की, हल्के वाहनों की यानी 4 पहिए वाहनों की उसकी स्पीड लिमिट 75 कर दी गई है और दूसरी तरफ जो भारी वाहन है उनकी स्पीड लिमिट 80 से घटाकर 50 कर दी गई है, जिसके तहत अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पहले दिन करीब 500 लोगों के चालान काटे गए हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है
कि जो वाहनों की स्पीड है उसको स्लो रखे, गति जो सीमा है उसका पालन करे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। और एक ही उद्देश्य यही है कि जो एक्सीडेंट है उनकी संख्या को कम किया जाए, जो मौत का आंकड़ा है वो भी कम किया जाए, क्योंकि बीते वर्ष अगर देखें तो जो ये आंकड़ा था मौत वृद्धि का और एक्सीडेंट का, ये 6% की वृद्धि थी। लिहाजा ये बड़ा निर्णय लिया गया और अब स्पीड लिमिट घटा दी गई, जिसके तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए हिमांशु। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर पोस्टमार्टम में लापरवाही के आरोप में बदायूं सीएमओ निलंबित कर दिए गए हैं। बदायूं में पोस्टमार्टम के बाद मृतक महिला के शव की आंख गायब होने के मामले में शासन ने सीएमओ बदायूं डॉक्टर प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव की आंखें गायब होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया था और 3 डॉक्टरों के पैनल से दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था। पहला पोस्टमार्टम करने वाले 2 डॉक्टरों पर मृतका के परिजनों ने आंख निकालने की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद सिविल पुलिस ने डॉक्टर उवैस और मोहम्मद आरिफ हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों डॉक्टरों पर मानव अंग तस्करी की धारा लगाई गई है। आपको बता दें कि थाना मुजरिया क्षेत्र के रसूला गांव में दहेज के लिए ससुराल वालों पर महिला की हत्या का आरोप लगा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था, लेकिन जब मायके पक्ष के लोग महिला के शव को अपने घर लेकर पहुंचे तो शव की दोनों आंखें गायब मिली। वाराणसी को एक और सौगात देंगे पीएम मोदी। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की शुरुआत करेंगे। वाराणसी में स्थापित होगी आरसीटी की बेंच। यूपी के साथ साथ बिहार और एमपी को भी इसका फायदा मिलेगा। पीठ में 2 सदस्य और एडिशनल रजिस्ट्रार होंगे। प्रेजेंटिंग अफसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर स्थापित की जाएगी बेंच। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की शुरुआत करेंगे और वाराणसी में स्थापित होगी ये बेंच। एक और सौगात यहां पर पीएम देने जा रहे हैं वाराणसी को, और आरसीटी की बेंच भी यहां पर स्थापित की जाएगी। तो पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। एक और सौगात वाराणसी को मिलने जा रही है। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की शुरुआत होगी। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और एक बड़ी सौगात वाराणसी को मिलने जा रही है। जब भी प्रधानमंत्री वाराणसी आते हैं तो वाराणसी में सौगातों की झड़ी लग जाती है। विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने लिखा, विजय दिवस पर उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा के साथ भारत की सेवा की। उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का स्रोत है। उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों में और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। भारत शहीदों के साहस को सलाम करता है, उनकी अदम्य भावना को याद करता है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने भी विजय दिवस के मौके पर शहीदों को याद किया है, नमन किया है। उन्होंने लिखा, विजय दिवस के अवसर पर हमारे सशस्त्र बलों के बहादुर दिलों को नमन करता हूं। इस दिन हमारे सैनिकों ने 1971 में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ शानदार जीत हासिल की और जीवन, महिलाओं और मानवीय मूल्यों की गरिमा को सुरक्षित रखा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हमारी सेनाओं का बलिदान और वीरता अनंत काल तक साहस का स्तंभ बनी रहेंगी। देवरिया जिले के निराश्रित गोवंश भूसा नहीं, अब साइलेज खाएंगे। जी हां, गौवंश को साइलेज खिलाने वाला देवरिया प्रदेश का पहला जिला बन गया है जो अब जानवरों को पोशाक युक्त भोजन दे रहा है। इसकी पहल डीएम अखंड प्रताप सिंह ने की है। करीब 1 महीने पहले डीएम अखंड प्रताप सिंह ने जिले के एक गौशाला में साइलेज की शुरुआत कराई और इसका रिजल्ट अच्छा मिला, जिसके बाद डीएम ने जिले के सभी 24 गौशालाओं में इस योजना को हरी झंडी दिखा दी। साइलेज एक प्रकार का जानवरों का भोजन होता है जिसमें प्रोटीन, स्टार्च, कैल्शियम, फास्फोरस होता है जो कि मकई के दानों से
मिक्स करके बनाया जाता है और इसकी कीमत 9 रुपए से भी कम आ रही है, जबकि भूसा की कीमत करीब 11 रुपया है। साइलेज उत्तर प्रदेश की सीतापुर जनपद से आ रहा है, जो कि 100 और 60 किलो के पैक में है। डीएम ने बताया कि साइलेज गौवंशों को भोजन के रूप में देने से उनको एनर्जी ज़्यादा मिलती है और ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। इससे गौवंश जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। जब हम लोगों ने देखना शुरू किया तो कई जगह जो गौएं इन राष्ट्रीय स्थलों में रही हैं वो सब कृषकाएँ थीं और कृषकाएँ के साथ साथ उनकी जो है बीमार थीं। तो उसमें जब हम लोगों ने देखा कि उनको जो खाना दिया जा रहा है वो भूसा और दूसरे एडिटिव चीज़ें दी जा रही थी, जिनका एक क्विक रिस्पांस इनकी सेहत पर दिख नहीं रहा था। तो उसी समय विचार आया क्यों ना मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया साइलेज को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो हम लोगों ने 1 महीना पहले साइलेज को देवरिया की गौशालाओं में इंट्रोड्यूस किया और सौभाग्य से देवरिया प्रदेश का प्रथम जनपद है जहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका फायदा घर घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। ये यात्रा यूपी के कई जिलों में पहुंची। जौनपुर, लखनऊ, मेरठ और मुरादाबाद में बाकायदा मेले का आयोजन किया गया और आम जनता तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया गया। कई जगहों पर जनप्रतिनिधि खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को बताया कि वो किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जनता के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिनके जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जिन लोगों को केंद्र की योजनाओं से फायदा मिला, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना, स्वयं सहायता समूह, उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजनाओं से लाभ उठा चुके लोगों ने बताया कि उन्हें किस तरह से केंद्र की योजनाओं का फायदा मिला है। पहले छप्पर था, हम बारिश में परेशान रहते थे। हमें मोदी जी की तरफ से घर पक्का मिल गया है, हम उसमें अब रह रहे हैं। हमें उनका धन्यवाद करते हैं। हमारा पहले कच्चा मकान था, अब पक्का बन चुका है। पहले हम उसारे में रहते थे, मतलब कच्चे मकान में, बारिश में बहुत परेशानी होती थी और मोदी जी, योगी की तरफ से हमें बहुत सुविधा मिली है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मेरा मकान कच्चा था, इसमें एक ही रूम था जिसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, खाना बनाना सभी रहता था, जिससे मुझे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुझे जब पता चला प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो मैंने अपना फार्म डूडा ऑफिस जाकर भरवाया, जिसमें मुझे 2.5 लाख रुपए का योजना का लाभ मिला। कोरोना काल में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरा कारोबार बंद हो गया था। आज 20 साल के स्वनिधि लोन से मैंने अपना कारोबार और अच्छा बढ़ाया, अपने साथ और महिलाओं को भी जोड़ा। आज मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। पहले हमारा घर मड़ई का था, वो जो है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कि हमें आवास प्राप्त हुआ, जिससे हम पूरे परिवार के साथ जो कि अच्छे से जो कि पक्के मकान में रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संवाद करेंगे। लखनऊ के ऐशबाग मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन होगा और देश के कई हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। शाम को 4 बजे वर्चुअली संवाद होगा। सहारनपुर में देवबंद के ऊंचा गांव में आयोजित किया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा को, और इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होने वाले हैं। तो शाम को 4 बजे वर्चुअली ये संवाद रहेगा, ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। लखनऊ के ऐशबाग मैदान में इसका आयोजन किया गया है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 16 दिसंबर यानी कि आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से मानहानि के मामले में तलब किया गया है। राहुल गांधी को आज कोर्ट में पेश होना है। मामला 5 साल पुराना है, जब कर्नाटक चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। 27 नवंबर को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। काशी के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे वक्त से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर विवाद चल रहा है और आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ये फैसला दे दिया। दरअसल कल ये फैसला सुनाया गया था। ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये व्रत तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब व्रत क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ हो। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। काशी सज गई, हो गया अयोध्या का उद्धार। अब की बार श्री कृष्ण जन्मभूमि का बेड़ा पार। वो दिन दूर नहीं जब व्रत क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। कोर्ट का फैसला, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा। एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण, अब मथुरा में भी सर्वेक्षण। मथुरा, वृंदावन और यहाँ के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। 100 करोड़ सनातनियों से मोदी योगी की गारंटी पर एक बार फिर मुहर लगी है। एक बार फिर हिंदुओं को खुशखबरी मिली है, क्योंकि मथुरा में कहां-कहां निशान, अब सर्वे से होगा जन्मभूमि ईदगाह का समाधान। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। हिंदू संगठन लगातार अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ और मथुरा के पुनरुद्धार की आवाज उठाते रही है। राम मंदिर का पुनरुद्धार सनातनियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है। काशी का उद्धार 3 साल पहले ही हो चुका है, तो अब बारी मथुरा की है, जहां कोर्ट के फैसले के बाद श्याम को विराजमान करने का शोर सुनाई देने लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला किया। ईदगाह विवादित परिसर का अब सर्वे होगा। परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा। ज्ञानवापी की तरह ईदगाह परिसर का सर्वे किया जाएगा। यानी अब ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया है, जिसने सियासत को 24 का रास्ता दिखाया है।